जो साउथ कंट्री वे दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्थ कंट्रीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और यहीं से जन्म लेती है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वालों में राउल प्रेस्बिश का नाम हम मुख्य रूप से ले सकते हैं। राउल प्रेस्बिश ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का अध्ययन किया, और उन्होंने जैसे यूरोप के लिए एशिया और अफ्रीका था, वैसे ही अमेरिका के लिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज रही है। अमेरिका के अलावा स्पेन और पुर्तगाल ने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अपने पेरिफेरल स्टेट के रूप में यूज किया है। तो प्रेस्बिश ने इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इश्यूज हैं और विकास के जो मुद्दे हैं उनको पढ़ने के लिए उन्होंने लैटिन अमेरिकी कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उनको पढ़ा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो डेवलप्ड कंट्रीज में, जो इंडस्ट्रियली जो रिच कंट्रीज हैं वहां पर तो हो रही है, लेकिन इन कंट्रीज की जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका की, उनमें विकास नहीं हो रहा है। ये माना जा रहा था कि अगर पोर कंट्रीज में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल जो विकास है वो होगा, तो पेरिफेरल कंट्रीज में नेचुरली इसका असर दिखाई देगा और यहां पर भी विकास होगा। लेकिन जब स्टडी की गई राउल प्रेस्बिश और उनके साथियों के द्वारा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो डेवलपमेंट हो रहा था विकसित देशों में, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, इट वाज नॉट लीडिंग टू ग्रोथ इन पुअर कंट्रीज। जो ऑलरेडी पुअर कंट्रीज थी विच वर डिपेंडेंट ऑन देम, वहां पर यह विकास नहीं पहुंच पा रहा था। उल्टे क्या हो रहा था कि इन डेवलप्ड कंट्रीज में जो विकास हो रहा था, इट ऑफन लेड टू सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पुअरर कंट्रीज। यानी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वे डेवलपिंग कंट्रीज का, विच आर डिपेंडेंट ऑन देम, उनका शोषण कर रही थी। तभी तो एक का विकास दूसरे के कॉस्ट पर हो रहा था। एक में जो विकास हो रहा है उससे दूसरे में विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी स्थिति और खराब हो रही है। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो जहां पर दूध और दही की नदियां बहती हैं ये कहा जाता था, आज या उस समय भी आप देखें तो वो 1947 में कहां पर खड़ा आपको दिखाई देता है? कर्जे में डूबा हुआ दिखाई देता है या सोने की चिड़िया के रूप में दिखाई देता है? ब्रिटेन को आप देख लीजिए, ब्रिटेन इस दौरान कहां से कहां पहुंच गया, उसने कितना विकास कर लिया। एक समय था जब भारत की वजह से ही उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, और जब हम अंग्रेजों के द्वारा भारत को छोड़े जाने की बात करते हैं तो उसमें एक कारण यह भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा क्योंकि अब उन्हें भारत पर शासन करने का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट उन्हें भारत में पैसा लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया। तो देयर वर इकोनॉमिक रीजंस आल्सो, बिकॉज इंडिया वाज नो मोर अ प्रॉफिटेबल कंट्री फॉर देम, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट इंडिया। और इसीलिए हम उस कहते हैं कॉलोनियलिज्म की बात कहते हैं कि अपनी कॉलोनी के रूप में जहां ये अपने लिए सस्टेनेंस को ग्रो करते थे और उससे अपना विकास करते थे। तो राउल प्रेस्बिश ने ये एक बहुत उन्हें स्टार्टलिंग, उन्होंने एक रेवलेशन किया कि जो विकास हो रहा है एडवांस कंट्रीज में, इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, इट वाज इन फैक्ट लीडिंग टू मेकिंग दीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज पुअरर। वो उन्हें पुअर बना दे रही है, उस विकास का असर उन पर नहीं हो रहा है। और इससे पता चलता है कि जो रिच स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ के रिच स्टेट्स हैं और जो साउथ के पुअर स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस बना हुआ है। देयर इज एन इकोनॉमिक इम्बैलेंस एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स दिस इकोनॉमिक इम्बैलेंस। और इट शोज दैट
economic conditions or economic imbalance arises when rich states were getting richer and poor countries were getting poorer. प्रेस्बिश ने अब इसको जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है. He tried to explain what was happening. इनिशियली उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण देश, उनके द्वारा रॉ मटेरियल को भेजा जा रहा है ग्लोबल नॉर्थ में, विच इन टर्न यूज टू टर्न दिस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, और इस फिनिश प्रोडक्ट को वो क्या कर रहे हैं, वापस ग्लोबल साउथ के पास भेज देते हैं, जहां पर फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है. और ये भी देखा उन्होंने कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है उस रॉ मटेरियल के जो उन्होंने प्राप्त किया था. यानी जो ग्लोबल साउथ है उसका मजदूरी का भी वो प्रयोग कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स, उसके रॉ मटेरियल का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो वैल्यू उत्पन्न हो जा रही है सामान की उसको यहां लाकर बेच भी रहे हैं. तो दिस वाज अ वेरी पिक्यूलियर कंडीशन, जहां पर जिस देश में रॉ मटेरियल निकल रहा है, जहां के चीप लेबर का वो प्रयोग कर रहे हैं, उस देश को लाभ नहीं मिल रहा है. जैसा कि मार्क्स के सिद्धांत में था कि लाभ मजदूरों को नहीं मिलता है, मजदूरों को लाभ में कोई अंश नहीं प्राप्त होता. इनफैक्ट उनकी मजदूरी से किसी लकड़ी का जो कुंदा है जिसको जब उन्होंने मेज बनाया तब उसकी वैल्यू बनी, उस वैल्यू में दे आर नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट, और इसी की वजह से असंतोष उत्पन्न होता है ग्रेजुअली, जो संघर्ष का रूप, रिवॉल्यूशन का रूप धारण कर लेता है. प्रेबिश ने इस प्रकार का जो डिवीजन ऑफ लेबर था उसको क्रिटिसाइज किया. ही क्रिटिसाइज दिस आउटडेटेड स्कीम ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, कि जहां पर साउथ स्टेट्स जो है वो रॉ मटेरियल देंगे, लेबर देंगे, काम करेंगे, और जब उसका लाभ होगा वो नॉर्थ के स्टेट्स जो है उसका लाभ को एंजॉय करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे. यहां मैं एक डाइग्रेशन करना चाहूंगी. डिसआर्मामेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं और हम एनएनपीटी की बात या सीटीबीटी की बात करते हैं, यहां पर भी अगेन वी सी दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहता है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो इसको अक्वायर नहीं कर सकते. बट वॉट अबाउट द कंट्रीज विच ऑलरेडी है, उन पर वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाता. यानी हम फिर से विश्व को दो भागों में बांट रहे हैं, एक तरफ न्यूक्लियर कंट्रीज और दूसरी तरफ नॉन न्यूक्लियर. न्यूक्लियर कंट्रीज की संख्या ऑफ कोर्स कम थी, तो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था वे उनके और वेपन बनाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई. The restriction was on the horizontal expansion of nuclear weapons. यानी 5 देशों के पास है लेकिन अब वो 6, 7, 8वें देश को नहीं दे सकते टेक्नोलॉजी और ना ये देश बना सकते हैं. इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी करती है कि अब आगे कोई भी टेस्ट नहीं किया जा सकता. अब ये ट्रीटी कब आई, जब इन देशों के पास, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी है, उन्होंने जितने टेस्ट करने थे कर लिए, तब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि बना दी गई. चीन ने जितने उसको टेस्ट करने थे उसने कर लिए, तब इस पर हस्ताक्षर किए अमेरिका, सोवियत संघ. इसीलिए भारत ने संधि पर साइन नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये अगेन विश्व को दो भागों में बांट देता है. एक तरफ न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश और दूसरी तरफ ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ना तो है और ना ही वो उसे अक्वायर कर सकते हैं.
So this was again division of the world, which was imbalanced, which was unequal, which was unjust. और इसीलिए डिसआर्मामेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जिनके पास शस्त्र है वो उसको कम नहीं करेंगे, वो उस टेक्नोलॉजी को नहीं त्यागेंगे। हाँ, ये कहेंगे अब तुम नहीं एक्वायर कर सकते, हमने तो ले लिया, हमने तो एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, लेकिन तुम एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो विश्व हमेशा से ही दो खेमों में बटा रहा है, चाहे उसको हम आर्थिक आधार पर देख लें, चाहे हम राजनीतिक शक्ति के आधार पर देख लें, या हम उसको सैन्य शक्ति के आधार पर देख लें, टेक्नोलॉजी के आधार पर देख लें। वर्ल्ड इज ऑलवेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तरफ टेक्नोलॉजिकली रिच, एडवांस्ड, इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, which are politically also strong, central government है, strong government है, they are economically rich also. So when we say that power is relative, तो उसका उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि पावर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक के मुकाबले में दूसरा या तो ज्यादा शक्तिशाली होता है या कम, और यही विश्व को दो खेमों में बांट देता है, कुछ अधिक शक्तिशाली है तो कुछ कम शक्तिशाली है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें जो अभी शक्ति की दौड़ में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी वो लैटिन अमेरिका के संदर्भ में विशेष रूप से दी गई थी प्रविश के द्वारा, और उनका मानना था कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके अंडर डेवलपमेंट का या उनकी जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट कॉज में यही वजह है कि जो विकसित देश है वे इनका इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कर रहे हैं। तो कच्चा माल ले जाना और फिनिश्ड गुड्स बना कर दे देना, जो एक बहुत पुरानी नीति रही है साम्राज्यवाद की, उसी को हम देखते हैं काम करते हुए डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर भी। और बाय sending finished goods to these developing countries, developed countries make these developing countries dependent upon them. वे उन पर निर्भर हो जाते हैं और इस प्रकार उनके शोषण का वे पात्र बन जाते हैं। और इसके उपाय के रूप में प्रविश कहते हैं कि इकोनॉमिकली जो पुअर स्टेट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड शिफ्ट देयर इकोनॉमी टू वन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और उससे क्या होगा, वे इट वुड अलाउ देम टू अवॉइड परचेजिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिचर स्टेट्स। उनकी जो निर्भरता रिचर स्टेट्स पर है, डेवलप्ड स्टेट्स पर है, वो समाप्त होगी और उसकी जगह वो अपने देश में सामान बना पाएंगे। दे विल प्रोड्यूस थिंग्स डोमेस्टिकली एंड उसको हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच भी पाए। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है, मेक इन इंडिया की बात कही जाती है कि हम अपना सामान खुद बनाएं, आत्मनिर्भर बने, जिससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो सके, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे वो आधुनिक एयरक्राफ्ट्स हो या अन्य वस्तुएं, जिन पर हम दूसरे देशों पर निर्भर कम हो सके। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी है उस तरफ ग्रेविएट करना चाहिए इन डेवलपिंग कंट्रीज को, डिपेंडेंट कंट्रीज को, सो दैट देयर डिपेंडेंस इज लेसेंड ऑन द कोर कंट्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब समस्या क्या आती है कि जो पुअरर कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके जो इंटरनल मार्केट्स हैं वो भी इतने रिच नहीं है,
कि वे उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। मार्केट में उतनी पूंजी भी होनी चाहिए जो इन पोरर कंट्रीज में नहीं है, दे लैक दिस। और दूसरी बात यह है कि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनमें पॉलिटिकल विल का भी एक इशू आ जाता है कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल विल विच वुड मेक इट पॉसिबल कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें फ्रॉम बीइंग प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स टू एक्सपोर्टर ऑल्सो। तो ये भी एक समस्या है कि ये जो देश है यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है कि सामान यहीं पर उत्पन्न किया जाए और उसको भेजा जाए बाहर। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो साउथ कंट्रीज हैं उनके सामने समस्या, इंटरनल जो डिस्कॉर्ड है, इंटरनल जो करप्शन है, जो बहुत सारी ऐसी आंतरिक समस्याएं हैं विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर दीज डिपेंडेंट कंट्रीज to come out of this dependency। तो न केवल इकोनॉमिक बल्कि पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से डिपेंडेंसी की मानसिकता से बाहर निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड they keep depending, they keep looking towards the developed countries for support, for various kinds of support। ग्लोबलाइजेशन के बाद जरूर थोड़ा इस मुद्दे को लेकर संगठन उत्पन्न हुआ और ये सोचा गया कि जो ग्लोबल साउथ है वो एक ऐसे मार्केट में compete करे which is इक्वल टू ऑल, जहां पर ऐसी शर्तें काम करें जो कमजोर और सबल दोनों के लिए इक्विटेबल हो, जस्ट हो। जैसे किसानों की सब्सिडी को जब खत्म करने की बात कही जाती है तो जो पुअरर कंट्रीज हैं वो इसका विरोध करती है क्योंकि हमारे किसान इस स्थिति में नहीं है कि अभी हम उनकी सब्सिडी को खत्म कर दें। अमेरिका और ब्रिटेन के किसानों का मुकाबला हम अपने किसानों से नहीं करा सके। ये उसी प्रकार से होगा जैसे एक रेस कराएं जिसमें स्वस्थ व्यक्ति शामिल हो और एक व्यक्ति जिसका एक पैर खराब है उसको खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद उससे कहा जाए कि नहीं भाई ये जो बैसाखी तुमने ले रखी है ना इसको छोड़ दो क्योंकि वो दूसरा वाला बैसाखी नहीं लिया है, तो दोनों को बिना बैसाखी के दौड़ना है। तो ये रेस बराबरी की नहीं कही जाएगी। ऐसी ही कुछ स्थिति हम WTO के अंदर पाते हैं जब किसानों की बात आती है, कृषि की बात आती है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने जो अभी कृषि कानून पर इतनी बहस चल रही है उसको पढ़ा होगा, बट यू मस्ट नो अबाउट दीज लॉज और ये जानिए कि इसमें किसानों को लाभ है, नुकसान है, सरकार कह रही है वो सही है या जो किसान कह रहे हैं वो सही है, क्यों इतने दिन से बंद चल रहा है, इसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी को आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से कि कैसे कुछ राज्य दूसरे राज्यों पर इकोनॉमिकली निर्भर होते हैं। क्यों होते हैं ये आपने देखा कि टेक्नोलॉजी नहीं है या पॉलिटिकल विल नहीं है या मार्केट नहीं है। नतीजा ये है कि इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब अफ्रीका कितना रिच है यूरेनियम में, लेकिन उसके यूरेनियम का लाभ किसको मिला? पश्चिम देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को मिला। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया। यूरेनियम की जरूरत न्यूक्लियराइजेशन के लिए होती है। डायमंड, गोल्ड सब कुछ होते हुए भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वे विकास नहीं कर पाई, उल्टा उनका शोषण हुआ उनके रिसोर्सेस की वजह से। एक लंबे समय तक कॉलोनी के रूप में काम करते रहे और एक लंबे संघर्ष के बाद उनमें से कईयों को आजादी मिली। बट द क्वेश्चन इज, आर दे ट्रूली डीकोलोनाइज्ड?
or they are still colony of their earlier colonial masters, यानी न्यू colonialism का वो शिकार हो गए. We must, students must think about this, write about this, and you must have some opinion regarding this.